दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं उड़ान। और आज जिस विषय को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो है संघर्ष और सेवा की राह। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे विशेष लोग होते हैं जो अपनी सेवाओं से समाज को कृतार्थ करते हैं, बहुत से लोगों का वो सहारा बन जाते हैं और समाज को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उर्मिला, आपका क्या विचार है? जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने कहा था, संसार में दिव्यांगता सिर्फ एक है और वो है नकारात्मक सोच। जी हाँ, ऐसे ही विचारों को यथार्थ कर साबित कर दिखाया है कुछ ऐसे लोगों ने जो प्रेरणा के स्रोत न सिर्फ अपने लिए बने हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरित बन रहे हैं। जी हाँ, प्रेरणा के ये स्रोत आज इस कार्यक्रम में भी अपनी दास्तां की कहानी अपनी जुबानी सुनाएंगे। आज कार्यक्रम में सुशील तन्वर जी हमारे साथ हैं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में एसबीआई से सेवानिवृत्त और आशादीप संस्था के संयोजक श्री सुशील तन्वर जी हमारे बीच है। तन्वर जी, आपका कार्यक्रम में अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्ला जी, आपका भी धन्यवाद। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, तन्वर जी आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, आपका जन्म स्थान कौन सा है और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? मैं शिमला में ही मेरा जन्म स्थान है और मेरे यहाँ शिक्षा दीक्षा सब यहीं से हुई। पढ़ाई मैंने यहीं एक स्कूल है लक्कड़ बाज़ार में, वहाँ से मेरी शिक्षा हुई है। उसके बाद और गांव जो है मेरा वो यहाँ अर्की तहसील है ज़िला सोलन में, उसके साथ ही कुनिहार के साथ ही हमारा गांव है बावा, तो वहाँ से वो मेरा पैतृक गांव है। जी सुशील जी, ये हादसा कब पेश आया और इस हादसे ने आपके जीवन को कितना आंदोलित किया? ये वर्षों पहले की बात है। मैं जब यहाँ से करके मैट्रिक करके इंजीनियरिंग करने के लिए, उन दिनों मैट्रिक के बाद भी इंजीनियरिंग होती थी और प्लस, तो मैं लखनऊ गया, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने सब्जेक्ट लिया था। तो वहाँ कॉलेज को जाते हुए ऐसा मतलब संयोग या कह लो कि कुयोग वश मेरा एक्सीडेंट हुआ स्कूटर से कॉलेज को जाते हुए, और जिससे मेरे मौके पर ही स्पाइनल कॉर्ड डिस्क इंजरी हो गई थी रीढ़ की हड्डी में, और उसकी वजह से जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है वो सुन्न हो जाता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को लोअर पोर्शन का ब्रेन कहा जाता है। तो जब उसमें मतलब चोट लगी तो उस वजह से फिर उसके बाद से फिर मैं व्हीलचेयर पर ही। तन्वर जी ऐसा कहते हैं कि हादसे जीवन के तरीके को बदल दिया करते हैं और ऐसे में परिवार और दोस्तों की पहचान बहुत रहती है। जब हादसा जीवन में घटित हुआ तो परिवार और मित्रों का सहयोग कितना मिला? मैं इस मामले में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ मेरी बहुत बड़ी ताकत बन के रहा। मतलब ये समझो कि मेरे जीवन की रीढ़ की हड्डी परिवार और दोस्ती हैं मेरे। तो उसमें पूरे मैं मतलब आपको एक बात बताऊं कि मैं पूरे ख़ानदान में ही, चाचे तायों में, अपने घर में मैं इकलौता बेटा था। पहली संतान था, फिर मेरी बहन है वो मुझसे छोटी। तो इस हादसे को मेरे माता पिता ने तो बहुत ही हिम्मत के साथ इसका सामना किया, और 7 महीने तक लखनऊ जो केजी मेडिकल कॉलेज है वहाँ मेरा इलाज हुआ, और वो दिन रात उन्होंने, और हमारे मामा ही लखनऊ में रहते हैं, नानका है, तो उनके साथियों ने बहुत सहयोग किया दिन रात, और जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे इंजीनियरिंग के उन्होंने भी। तो इस तरह से फिर उसके बाद इलाज मतलब साल भर वहाँ रहने के बाद फिर यहाँ शिमला ले आए मुझे। शिमला में जैसे आपको पता ही है कि माता पिता का रहता है किसी तरीके से ठीक हो जाए, तो जो जिसने उपाय बताया, डॉक्टर बताया, कोई और बताई चीज़ें हैं ना, तो वो सारी उन्होंने प्रयास किया, पर जो नहीं हो सकता था वो नहीं हुआ। तो उसमें मुझे परिवार का, अपने माता पिता का, बहन का, कुछ मेरे दोस्तों का आरंभ में बहुत ज़बरदस्त मतलब मुझे सपोर्ट जो है मिला। जी सुशील जी, सहयोग के साथ की प्राप्ति आपको हुई, तो इस सकारात्मकता को कैसे आपने अपने जीवन में उतारा? मैं एक तो बात ये थी कि बड़ा बेटा होने के नाते है ना, और माता पिता और परिवार में भी इकलौता बेटा होने के नाते मेरे पास कोई ये समय नहीं था, ना मेरे पास ये सुविधा थी कि मैं अपने बारे में दुखी हूँ या सोचूं ज़्यादा, है ना। तो मुझे ये था कि मुझे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर होना है, कुछ करना है।
है ना। तो उसमें मेरे मतलब वही सोच चलती रहती थी, जैसे कभी सोचता था मैं कि घड़ी बनाने का काम सीख लूँ, कभी कुछ और सोचता था, तो ऐसे मतलब चले रहता था मन में ना कुछ। लेकिन फिर पढ़ाई शुरू कर दी मैंने यहाँ के हिमाचल यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट तौर पे मैंने ग्रेजुएशन शुरू करी। तो उसमें मतलब मुझे जो है जो आसपास के जो थे जैसे पड़ोसी होते हैं है ना, उनका भी ऐसा सहयोग मिला कि जी एग्ज़ाम देने जाना है, कुछ करना है, किताबें लानी है, तो वो मुझे प्रोवाइड करते थे घर में ही। तो इस तरीके से मतलब परिवार और कुछ आरंभिक मित्रों का शुरू में बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है। सुशील, आप एक संस्था को भी चला रहे हैं और वर्षों से वो संस्था सारे हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रही है। आपकी संस्था के द्वारा कौन कौन से कार्य समाज के लिए किए जाते हैं? मैं थोड़ा सा मतलब शुरुआत की बात पे कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। मेरे मतलब हमारे जो समझ लो कि अब तो बचपन के मित्र हैं, एक अरुण वशिष्ठ होते थे, वो फौज में हैं वो, और आदर्श वशिष्ठ उनके छोटे भाई। तो वो दोनों जो हैं मेरे लिए बाहरी दुनिया के लिए विंडो का काम किया उन्होंने जिस टाइम है ना, जब मैं घर में, तो फिर उन्हीं के माध्यम से मेरा सर्कल बनना शुरू हुआ। जैसे व्हील चेयर पर बिठा के उन्हें यूनिवर्सिटी ले जाना, माल रोड घुमाना, जो उनके दोस्त थे वो मेरे दोस्त भी हुए, है ना। तो इस तरह से ये हुआ। तो ऐसी ही पढ़ाई करने, फिर मैंने उसके बाद जब ग्रेजुएशन मेरी हो गई, तो मतलब ग्रेजुएशन करते करते ही मेरे दिमाग में एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था, मुझे ख्याल आया, फाइनल ईयर का था वो, कि मैंने कहा देखो मैं किसी को नहीं जानता, है ना, कुछ मेरे जो परिवार है, मेरे दोस्त हैं, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन एक सिस्टम है, समाज के अंदर की व्यवस्था है जो मुझे बहुत सहयोग कर रही है ना। तो उसमें एक किसी ने मेरा पेपर दाखिला भरा, किसी ने पेपर सेट किया, कोई इन्विजिलेटर है, कोई रिजल्ट निकालेगा, है ना। तो उस तरीके से तो और जो मुझे सहयोग मिला इस स्तर तक आने के लिए, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मुझे लगा कि समाज से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, परोक्ष और है ना परोक्ष रूप से बहुत लाभ मुझे मिला है, बहुत लाभ मिला है, मतलब मुझे अपने जीवन को सहज सरल बनाने के लिए। तो मैंने उस टाइम मेरे मन में ये बात आई कि कभी ईश्वर चाहेंगे कि ये ऐसा मतलब समय आए, ऐसा मौका मिले, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहूँगा। मतलब हम रीपे तो सोसाइटी को कभी भी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा हम बेनिफिशियरी होते हैं, लेकिन जो हम भी इसको बेहतर समाज बनाने के लिए कर सकें वो हम करेंगे। तो तब ये विचार पनपना शुरू हुआ संस्था का। तो उसके बाद फिर मेरी बैंक में नौकरी लगी, मैंने बैंक का इम्तहान दिया, मेरा हो गया, और आपने बताई बैंक में। तो फिर वहाँ पे जो साथी, जो उस टाइम यूनिवर्सिटी के साथी जो बने थे, उनका सबका भी मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मुझे घर बाहर ऐसा माहौल मिला जहाँ मतलब जो दोस्त भी मेरे थे वो लाइक माइंडेड थे। जैसे एक मतलब अध्यात्मवादी नहीं होते, आदर्शवादी, है ना, ऐसे लोग थे। और हम लोग जैसे गांधी जी के और ऐसे दूसरे लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो फिर आपस में हमने विचार किया, तब ये संस्था का हमारे जन्म हुआ। जी, कोविड महामारी के दौरान, जी हाँ, वैश्विक महामारी थी, इस दौरान आपके ये संस्था और आपके द्वारा ऐसे जनहित से जुड़े कौन कौन से कार्य किए गए थे? इसमें एक तो जो हमने मतलब जो एक नागरिक होने के नाते जो हमने किया जी, है ना, और वो नागरिकों के सहयोग था। हमने उसको किसी संस्था का नाम नहीं दिया जी, जो जैसे हमारे अपने क्षेत्र के थे जहाँ मैं रहता हूँ शिमला में। तो एक ग्रुप बना, तो उसमें बहुत सारी ऐसे लोग थे जो प्रवासी मतलब यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, है ना, हर क्षेत्र के देश के। तो अब जब दिहाड़ी टूट गई तो फिर खाने पीने के भी लाल, एक स्वाभाविक सी बात थी, जी, है ना, जो प्राइवेट उसमें करते थे। तो हमने क्या किया कि हमने आपस में मतलब जैसे कलेक्शन करके अनाज वगैरह का, है ना, वो 1.5 महीने तक, मतलब बच्चे को दूध से लेकर और पूरा राशन पानी, जी, 1.5 महीने तक हर परिवार को, कोई आप रख लो 1200 परिवारों को वो रेगुलर दिया गया, है ना। तो ये मतलब वैसे हुआ। अच्छा, बाकी अब बाहर तो कोई निकल नहीं सकता था जी, सिवाय कुछ लोगों को जिनको परमिट मिले थे, मतलब रोग की इतनी भयावहता थी, डर था। तो हमने जो मेरे जो डॉक्टर्स मित्र हैं उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला हम ऑनलाइन वो देंगे भी, जैसे टेलीमेडिसिन नहीं होती, टेली काउंसलिंग, वो हम करेंगे। जी, तो उसमें अब जैसे आप
मानेंगे मुझे लखनऊ से गुड़गांव तक से है ना, बड़ी दूर दूर से फ़ोन आए, जो हमने उस पर मतलब जैसे अपना डाल दिया भी कोई किसी को कोई ज़रूरत हो सलाह की, मेडिकल सलाह की, वो संपर्क करें। हाँ जी। क्योंकि माहौल ऐसा भी था कि लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पा रहे थे, टेस्ट रिपोर्ट आ गई तो इलाज नहीं था। तो फिर उन डॉक्टर्स ने, जिसमें डॉक्टर पीसी नेगी जो हेड ऑफ कार्डियोलॉजी हैं, डॉक्टर अपने शैलेंद्र अवस्थी इसके मेडिसिन के, और डॉक्टर शैलजा श्वेता वो आयुर्वेद की हैं, मतलब हमने इस तरीके से मतलब वो एक काम शुरू कर दिया जिसका बहुत लोगों को बहुत लाभ हुआ। इवन दवाइयाँ भी भिजवाई कईयों को, जो जैसे कोरियर करी हैं दवाइयाँ जी। तो इसी दौरान फिर हमने एक शुरू किया, ऑनलाइन चैनल बनाया अपना, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पेज भी बनाया, मतलब संस्था के नाम से, वो शिमला साथ जोड़ा जी। तो फिर उसमें डॉक्टर्स की जैसे ऑनलाइन टॉक्स हुई, जिसमें मतलब बहुत सारे स्पेशलिस्ट ने, हृदय रोग विशेषज्ञ ना उसमें, और आयुर्वेद के जो प्राचार्य हैं उधर के, पपरोड़ा मेडिकल कॉलेज के, उनका भी, और डॉक्टर निधि शर्मा जो सेक्रेटरी की यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है IGMC में, उनका भी, और स्किन के, आइज़ के स्पेशलिस्ट है ना, मतलब इन सब के हमने ऑनलाइन प्रोग्राम कराया, जो बहुत सारे लोगों को बहुत उसका लाभ मिला कि उन्होंने मतलब विस्तृत जानकारी दी और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी किए। जी। दर्शकों, DD हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं उड़ान। आज हम बातचीत कर रहे हैं संघर्ष और सेवा की राह, इस विषय को लेकर। हमारे बीच जो विशेष मेहमान पधारे हैं, श्री सुशील तंवर जी, आशादीप संस्था के संयोजक है और SBI बैंक से सेवानिवृत्त है। आपने तंवर जी अभी अपने शब्दों में बयां किया कि हम समाज को वापस कुछ नहीं दे सकते, अपितु समाज हमको बहुत कुछ देता है, उसके मुकाबले में बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। लेकिन फिर भी समाज को जागरूक करने के लिए क्या संस्था के द्वारा या आपके द्वारा कोई ऐसे अभियान चलाए गए जिससे समाज में जागरूकता आए? हमारा जो सबसे पहला जो अभियान, जो हमने अभियान के तौर पे जो लिया, जो मतलब बाकी काम तो चलते ही थे जी। जो अभियान के तौर पे हमने लिया, वो 1998 में स्वैच्छिक रक्तदान आंदोलन की शुरुआत करी शिमला से, जिसमें हर विचारधारा, समाज के हर क्षेत्र के लोग, और साथ ही हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर राजनीतिक दल के जो टॉप मोस्ट लोग थे, उन सब ने मतलब सहर्ष अपना सहयोग प्रदान किया। उनके साथ उनको हमने जोड़ा, और उससे फिर जागरूकता आंदोलन और स्वैच्छिक रक्तदान का यहाँ पे एक विचार जो ऐसा पनपा, पुष्पित पल्वित हुआ। तो उसमें मतलब पूरे शिमला से लेकर और हिमाचल की लंबाई चौड़ाई में हर जगह मतलब हमने वो कार्यक्रम किए। तो पहले जो मैं आपको बताता हूँ, जब हमने इस काम की शुरुआत करी थी, जो हम जैसे रक्तदान शिविर लगाते थे, अगर 12 डोनेशन भी हो जाती थी ना, तो ब्लड बैंक वाले बोलते थे कि बहुत अच्छा रहा, सफल रहा भी ये कैंप ना। तो लेकिन आज की आपको पता ही है कि कैसी दशा है कि इतना हो गया है कि मिनिमम 50-100 इससे ज़्यादा ही होती हैं, है ना। और साथ ही जो भी संस्था बनती है वो अपना शुरुआत रक्तदान शिविर से ही करती है, और उनका एक सालाना ये महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनता है। जी सुशील जी, रक्तदान शिविर अभियान के तौर पर आपके द्वारा शुरू किया गया, वहीं वृक्षारोपण अभियान भी आपके नाम पर ही दर्ज है, तो इस बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालें। उसमें ऐसा था कि हम जैसे वृक्षारोपण तो हम करते ही थे, है ना, करते, क्योंकि ये एक यात्रा है, ये अनुभवों की यात्रा है जी। जो अपने आप ग्रोथ होती है आपकी, कैसे सोच में होती है ना, फिर वो सोच धरातल पर उतरती है। तो उसमें जैसे हम वृक्षारोपण हमने शुरू किया पहले, फिर करते हुए ये समझ आया कि भी इसका वो भी होना चाहिए, मतलब इनका संरक्षण भी ज़रूरी है, फॉलोअप ज़रूरी है ना। तो वो हमने शुरू किया था। अच्छा, उस अभी उसको एक स्टेट वाइड मतलब जागरूकता पैदा करने के लिए हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो बहुत बड़े पर्यावरणविद थे और तो उनको बुलाया, और उनको रोडू और रामपुर में हमने उनका जो है कार्यक्रम करवाए। उसमें मतलब सैकड़ों जवानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, सब ने भाग लिया, और उसका लाभ भी मिला, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों ने संस्थाएं बनाई, कुछ हमारे साथ नए साथी वहाँ पे जुड़े जिन्होंने आशादीप का बहुत काम किया। फिर हमने उनको कहा कि आप अपने स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो लोकल सेंटीमेंट भी जुड़े।
तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ। जी जरूर। रामपुर में एक ब्राउन हिल के नाम से है एक ना, जी तो है। वो इसलिए ब्राउन थी। मैंने पूछा ब्राउन क्यों बोलते हैं इसके, बोले देखो वो नंगी है पहाड़ी, तो बोले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, इसको ग्रीन करते हैं। तो वहाँ वो उस टाइम वो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जी अब तो सब अपने अपने कैरियर्स में हैं सारे, और अभी भी मतलब उनमें से बहुत से लोग काम कर रहे हैं। जी तो उन्होंने उसको हरा भरा कर दिया उस पहाड़ी को, ठीक है। तो ऐसी तारा देवी मंदिर जो शिमला का बड़ा प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, अगर आप गए होंगे तो, जहाँ भंडारा होता है उसके जो विपरीत दिशा में जो नीचे पहाड़ी है वो बिल्कुल खाली थी। तो उसमें हमारे साथ RKMV शिमला की लड़कियों ने लगातार 7 साल तक प्लांटेशन करी, जिसमें मतलब प्रोफेसर शोभा भरत हैं, और जो वहाँ के मतलब और प्रोफेसर थे, आपके प्रिंसिपल्स थे, उनका हमें सहयोग मिला। तो निरंतर हमने वहाँ पे वो करी प्लांटेशन, और जो जैसे वृक्षारोपण के बाद फिर देखभाल भी करी। तो आज कोई 3000 पौधों का मतलब वहाँ जो है वो लहल रहा था, बड़े बड़े हो गए हैं काफ़ी, तो एक तैयार हुआ जंगल। जी सुशील, जितने भी छात्र हैं, चाहे विश्वविद्यालय स्तर के हैं, कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, वो आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। और हमने बहुत लंबे समय से ये देखा है कि विद्यार्थियों के बीच, छात्रों के बीच रहना आपकी आदत सी है, ऐसा क्यों है? एक लाभ तो मुझे खुद को होता है उसके बीच में रहने का, कि एक सोच युवा बनी रहती है। जी आपको उम्र का प्रभाव आप पे नहीं पड़ सकता, नहीं, क्योंकि उनका जो जोश होता है, जो उनका जज्बा होता है, तो वो ऐसा होता है कि भी वो आपको भी छूता है और आपको ही प्रेरित करता है ना। यही नहीं कि भी ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि भी मुझे मतलब लाभ मैं दे रहा हूँ, मुझे भी उतना ही उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। तो उनके बीच में इसलिए हमारा जुड़ाव हुआ क्योंकि युवा जो है वो आज के और कल के भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आने वाले बहुत लंबे समय तक निभाएगा। तो जब तक वो कैच दम यंग बोलते हैं, जैसे कि अगर उस समय आपने कोई विचार मन में रोप दिया है बच्चों के, तो वो जब समय आएगा तो वो खुद ही प्रकट हो जाएगा और वो समाज के लिए काम करेंगे, है ना, वो बीज बोने। तो इस वजह से हमारा स्टूडेंट्स के साथ, युवाओं के साथ, मतलब दोनों महिला पुरुष दोनों युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है। और उस जुड़ाव का ही परिणाम रहा कि बहुत सारे लोग अब काम बहुत बड़े वृहद क्षेत्र पे हिमाचल के अंदर कर रहे हैं। जी सुशील जी, आपके योगदान को पग पग पर प्रदेश ने जाना है और आपको सम्मानित भी किया है। आपको कौन कौन से विभिन्न मंचों पर सम्मान मिले हैं, वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बेसिक चीज़ तो सेवा है, और जो संस्था एक माध्यम के रूप में हमें प्राप्त हुई है ना, तो वो सम्मान उसी का ही है, चाहे वो व्यक्तिगत हुआ चाहे संस्थागत हुआ है। और उसमें जो मेरे कुछ साथियों ने जो शुरुआत से ही, जैसे आदर्श वशिष्ठ, हरिश्याम उपाध्याय, दिनेश भट्ट, डॉक्टर PC नेगी, मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, इवन एक समय में अजय जी, और आपके बहुत सारे ऐसे मित्र हैं हमारे ना, जिनमें मतलब जो शुरुआत में हमारे साथ रहे हैं। तो मैं कुछ नाम, रवि उपल हैं, और मतलब इवन जो हमारे थे ऐसे ऐसे लोग, तो उनकी बदौलत मतलब फिर बाकी तो कारवां बनता है ना। आप जब गाड़ी चलाते, ट्रेन में बैठते हैं, तो हर स्टेशन पे यात्री उतरते चढ़ते रहते हैं और दोस्तियाँ होती रहती हैं ना, और कोई डेस्टिनेशन तक साथ जाते हैं। तो वैसे ही ये आशादीप की भी यात्रा रही, और इसी यात्रा के दौरान ऐसे पड़ाव भी आए जिनको आप सम्मान कह रहे हैं। राज्य सरकार से मुख्यतः आपको एक सम्मान से नवाजा गया है। वो था हिमाचल प्रदेश प्रेरणा स्रोत सम्मान, जो हमें रोडू में स्टेटहुड डे पे दिया गया था उस समय के मुख्यमंत्री द्वारा। तो और फिर एक दिल्ली की एक ट्रस्ट है, एक सम्मानित ट्रस्ट है दिल्ली की, तो उन्होंने मतलब देखो, मतलब पत्रकारों में बहुत योगदान रहा है। मैं इसको मतलब आशादीप के उत्थान में, बढ़ाव में, कार्य फैलाने में कोई ऐसा तबका नहीं है हमारे इस समाज का जिसने इसमें योगदान न दिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बच्चे हैं, गृहिणियाँ हैं, है ना, विद्यार्थी हैं, आपके पत्रकार जगत से लोग हैं, सब तरह से, अपने टीचिंग से हैं, किसी भी लाइन से सबका योगदान रहा है।
तो उसमें उन्होंने अखबार में, उस टाइम पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे मिस्टर कौल, उन्होंने अखबार में पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस में आया, स्पेसिफिकली मेरे बारे में था लिखा। तो उन्होंने अपनी ट्रस्ट जो दिल्ली की है, उनकी नारायण धर्मार्थ औषधालय ट्रस्ट, बड़ी प्रसिद्ध संस्था है वहाँ, तो उन्होंने एक वित्तीय पुरस्कार देने का किया, जो उस समय के गवर्नर के माध्यम से राजभवन में मिला। तो जो ही पुरस्कार मिले वो आशादीप को मिले, चाहे वो कैश उसके साथ था, वो सारा का सारा हमने मतलब जहाँ से मिले थे उसी समाज में वो वापस वो चला गया उसी जी। काम कोई के भी लिए। धनराशि आपने व्यक्तिगत तौर पर नहीं रखी, संस्था को ही दिए हैं आपने। तो ये एक प्रेरणा और प्रेरक स्रोत रहे हैं कि लाभ का एक भी अंश स्वयं को ना लिया। संस्था और चाहे व्यक्तिगत कुछ ही मिला हो, सारा संस्था में और समाज के लिए ही उपयोग हुआ है। क्योंकि आशादीप में कहीं से हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया हुआ है। इतने सालों से जो काम हो रहा है, या जो बड़े बड़े काम भी दिखाई देते हैं होते हुए और निरंतर होते हुए दिखते हैं, वो स्वैच्छिक योगदान से सबके। सुशील तन्वर जी, आपसे बातचीत करके हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? जब जीवन में कभी हतोत्साहित व्यक्ति हो जाता है तो उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्योंकि कार्यक्रम का वक्त भी हो चला है, संक्षेप में आपका संदेश क्या है? उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, वाह, है ना। तो अब आपको मैं बताऊं कि एक तरह से जब मैंने निकलना शुरू किया व्हीलचेयर पे और काम करना शुरू किया, नौकरी शुरू की और समाज का काम, तो व्हीलचेयर मेरी स्ट्रेंथ बन गई, वो ट्रेडमार्क हो गया, है ना। तो आप अगर आप अपनी कमजोरियों की तरफ ध्यान ना देकर, अगर आप जो आपके पास उपलब्ध हैं उन साधनों को आप अगर जो ऑप्टिमाइज करते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी बाधा नहीं जो आपको रोक पाए। सुशील तन्वर जी, आपसे मिलकर जो हम अनुभव कर रहे हैं वो यही कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत यदि बना ली जाए तो हौसले, जी हाँ, उड़ान के हौसलों से आगे बढ़ा जा सकता है और सफलता की इबारत को लिखा जा सकता है। दर्शकों, उड़ने के लिए पंखों की ही नहीं अपितु हौसलों से भी बहुत ऊंची उड़ान उड़ी जा सकती है। सुशील तन्वर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जो कमजोरी थी उसको अपनी ताकत बनाई, और इनके शब्दों से हमको ये जानकारी मिल रही है कि इनकी जो व्हील चेयर थी वही इनकी ताकत बन गई, और उसी ताकत से इन्होंने एक नए समाज का निर्माण किया, समाज में बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ा। चलते चलते आपका जो ऐसे लोग जो अपना सहयोग समाज में देना चाहते हैं उनको क्या कहना है? एक तो व्यक्तिगत स्तर पे भी वो दे सकते हैं अपना योगदान। दूसरे सबसे बिल्कुल सरल और सहज तरीका ये कि अपने आसपास देखें कि किस चीज़ की आवश्यकता है, तो वहीं पर वो अकेले करना चाहें अकेले, या अपने मित्रों के सहयोग से जो करना चाहें करें। सेवा करने का कोई भी तरीका हो सकता है। तन्वर जी, आज आप कार्यक्रम में आए, आपका सादर आभार। आपने बहुत अच्छी बातचीत, आपकी जो बातचीत है वो हमारे दर्शकों तक पहुंची। उर्मिला जी, आपका जो जीवन है वो बहुत ही प्रेरणा स्रोत बनकर न सिर्फ सभी जन के लिए उभरा है, बल्कि ये प्रेरित कर रहा है हर वर्ग के लिए। इसी के साथ हमें इजाजत दे। नमस्कार। नमस्कार।